Welcome to Beaker Buddies, IGNU MSc Chemistry and MSc Analytical Chemistry. Today we are going to discuss solutions of your previous year question paper MCA 018, that is your quantum chemistry and group theory. Before discussing this code, let me clear you one thing कि यहाँ पे ये वाला जो कोड है ना, इसमें मोस्टली क्या है, लाइक अराउंड 60-70% इसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं, 30-40% इसमें थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं. और यहीं पे मैं आपके उसकी बात कर लूँ MCS 19 ग्रीन केमिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको मतलब उसमें ना इतनी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि वो सारा का सारा जस्ट थ्योरी था, वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह कुछ नहीं लग रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे मैंने इतना कोड वो एक्सप्लेन नहीं किया आपको. और 11-12 की बात करें तो वो आपके अपलोडेड हैं बीकर बडीज चैनल पे. उसमें मैंने इवन आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जितना हो सकता था उतनी क्लैरिफिकेशन सब कुछ दिया है उन कोड्स में. हर एक क्वेश्चन में जो भी उसमें यूज़ हुआ था सब कुछ, कि ये थ्योरी लगी है, ये ऐसे हुआ है, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो. लेकिन हम जब MCH 018 की बात करते हैं, इसमें आपके जो थ्योरी वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे ना, मैं वो चीज़ तो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन इसमें जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो टाइप्ड वाली उन 11-12 हो गया या 19 हो गया, सब कुछ टाइप्ड ही प्रोवाइड किया आपको. लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सिंबल जैसे कि फाई हो गया, सिग्मा, ये सब हम लोग टाइप करके यूज़ नहीं कर सकते. तो इसमें मैंने हैंड रिटन पूरा एक एक क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना वो सिंप्लीफाइड वे में आप लोग समझ पाओ उसी तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है. स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इस कोड में ये बात है कि थ्योरी जहाँ आएगी, कॉन्सेप्ट जहाँ आएंगे, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा ही हुआ है. अब मैं यहाँ पे वही स्टेप आपको एक एक चीज़ लिख के वापस एक्सप्लेन करूँगी, तो ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, अराउंड 5-6 आवर्स की हो जाएगी. अब इतना टाइम आपको पता है सब वर्किंग है, किसी के पास नहीं, तो सबको यही है कि मेनली वही वो सोल्यूशंस ही चाहिए. तो यहाँ पे जो सोल्यूशंस प्रोवाइड हैं, पहली बात तो ये वो एकदम एक्यूरेट है, उसमें मतलब कहीं कुछ भी नहीं है. स्टिल मैं सॉल्यूशन दूं और आपको समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर वो एक्सप्लेन कर दूंगी वहीं पे आपको, ठीक है. अब इसको पहले तो आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए. और नेक्स्ट बात ये कि देखो यार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो कम से कम, क्योंकि पता है इतना मतलब मेहनत कर रही हूँ, इतना ये सब कर रही हूँ, आप लोगों के लिए ही ईजी हो रहा है ये सब. तो एटलीस्ट मैं इतना तो होप रख सकती हूँ कि एटलीस्ट यार आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह इन सब में तो शेयर ही कर ही सकते हैं, सबकी हेल्प होगी उसमें. ये तो है नहीं कि सिर्फ किसी का ये नहीं है ना, कोई ये है कि भाई मैं पैसे ले रही हूँ या एनीथिंग एल्स लाइक. और ये सब पता ही है कितना टाइम टेकिंग है, तो एटलीस्ट मुझे भी यार थोड़ा तो कुछ चाहिए कि मुझे ये हो कि यार कुछ तो आउटपुट मुझे मिल रहा है. वरना लाइक इट्स लाइक कि मुझे भी ऐसे हो जाएगा, ये सब हो गया यार छोड़ो, क्या है, कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना. तो इतना तो चाहिए एटलीस्ट, आप लोग शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हैं. अब सब सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में यही सब शुरू कर दिया, बाकी सब कोर्स में देखना है मैंने किसी में कुछ नहीं बोला है, लेकिन यार आप लोग कोई एफर्ट ही नहीं दिखा रहे हो अपनी साइड से, तो मुझे ये सब यहाँ बोलना पड़ रहा है. चलो अभी ये सब छोड़ो, अभी हम सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 1 जो है, देखिए इसके ये टोटल 7 पार्ट्स हैं, इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली है तो 2-2 मार्क्स के ईच, लेकिन मैंने जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है. जैसे हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे तो उससे समझ आ जाएगा आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, स्ट्रेट डी ब्रोगली आइडिया ऑफ मैटर वेव्स, गिव इट सिग्निफिकेंस मैकेनिकल सिस्टम्स. ठीक है, डी ब्रोगली आइडिया ऑफ मैटर वेव से आप क्या समझते हैं, इसका हमें सिग्निफिकेंस बताना है. ठीक है, आंसर De Broglie hypothesis. In 1924, Louis de Broglie proposed that particles such as electron possess wave-like properties. 1924 ने लुइस डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, वो वेव लाइक नेचर की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं. ठीक है, इसने एक वेवलेंथ या फिर लैम्डा को एसोसिएटेड बताया था मूविंग पार्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड होता है लैम्डा इज इक्वल टू एम बाय म्यू, जो कि यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ होती है पार्टिकल की, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास और वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है,
ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्प्लाई करता है दैट जो हर एक जो मूविंग पार्टिकल है इट हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। हर एक जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे हम मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो अब देखिए 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछा है तो सिग्निफिकेंस में डायरेक्टली आप फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेव पार्टिकल ड्यूलेटी, और यहाँ पे देन आप ये क्वांटाइजेशन हो गया, और देन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, सिर्फ आप ये 4 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए तो इसको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में दे सकते हैं। जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन इज द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्या बोलता है that de Broglie idea led to the development of the wave mechanics and the Schrodinger equation forming the basis of the quantum theory। ठीक है, then wave particle duality क्या बोलता है, ये सपोर्ट करता है that the आइडिया कुछ पार्टिकल्स का आइडिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वो शो करेंगे दोनों के पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी शो करते हैं। ये बताता है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, जैसे कि सिमिलर होता है लाइट के। क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन करता है व्हाई ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर अलाउड इन एटम्स। एटम्स में कुछ सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से क्यों अलाउडेड होती हैं, सारी एनर्जी लेवल्स क्यों अलाउडेड नहीं होती हैं, सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इसलिए अलाउडेड होती हैं क्योंकि द कंडीशन दैट द मैटर वेव मस्ट फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स लेड्स टू द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स। मतलब जो ये कंडीशन ये है कि जो मैटर वेव्स होती हैं उनके पास दे मस्ट हैव स्टैंडिंग वेव्स, उनके पास स्टैंडिंग वेव्स होनी चाहिए जो कि लेड करता है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स को। ठीक है, फोर्थ वन इज योर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशंस ऑफ मैटर वेव्स केम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स। जो अब इसके जो एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशंस कहाँ से है मैटर वेव्स के, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स जो कि डेविसन जर्मन द्वारा किया गया था, जो कि सपोर्ट किया गया था डी ब्रोगली थ्योरी में। इससे हमें पता चलता है जो हमने वो पढ़ा था ना, लाइक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड फॉइल के अराउंड वाला एक्सपेरिमेंट, कुछ डिविएट कर गए कुछ डायरेक्टली पास हो गई, वही वाला एक्सपेरिमेंट की हम बात की गई है। ठीक है, मूविंग ऑन टू पार्ट बी, व्हाट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शंस। आप ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शन से क्या समझते हैं। ठीक है, द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ वेव फंक्शन दैट स्पेसिफाई टू कंडीशन। मतलब ये जो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शन होता है ये बेसिकली एक कलेक्शन होता है वेव फंक्शंस का जो कि सेटिस्फाई करता है दो कंडीशंस को। उन दो कंडीशंस को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। ऑर्थोगोनैलिटी से आप क्या समझते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी मतलब एनी टू वेव फंक्शंस इन द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल दैट इज देयर इनर प्रोडक्ट इज जीरो। कोई भी दो डिफरेंट वेव फंक्शंस होंगे ना किसी भी सेट ऑफ ऑर्थोगोनल में, उसके जो इनर प्रोडक्ट्स होंगे वो जीरो होते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बोलता है हर एक जो वेव फंक्शन है इन अ सेट ऑफ नॉर्मलाइज इट्स टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। हर एक जो वेव फंक्शन होता है किसी भी सेट में वो नॉर्मलाइज्ड होता है। नॉर्मलाइज्ड होता है मतलब उसके प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। देखो जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एन ऑर्थोनॉमल सेट फॉर्म्स अ कंप्लीट बेसिस इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट बेसिस बनाता है क्वांटम मैकेनिक्स का। मतलब any allowed wave function of the system can be written as a combination of their basic function। ठीक है, कोई भी अलाउड वेव फंक्शन जो होता है सिस्टम में उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिक फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, व्हाट आर कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है। सबसे पहले कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है दो ऑपरेटर्स होते हैं जिसे जो ए कैप एंड बी कैप हो गए आर सेट टू कम्यूट इफ देयर कम्यूटेटर इज 0। ये मतलब दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है ये जब कम्यूट करेंगे जब इनका जो कम्यूटेटर होता है वो 0 हो जाए, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। This means the order in which the operators are applied does not affect the result। जिस
ऑर्डर में आपने ऑपरेटर्स अप्लाई किए हैं ना, वो रिजल्ट को अफेक्ट ना करे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस है साइमल्टेनियसली मेजरमेंट, कॉमन आइन फंक्शन, कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, सबसे पहले साइमल्टेनियसली मेजरमेंट्स। इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट, अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, देन देयर corresponding physical observation can be measured simultaneously with the definite values। ठीक है, जब दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, उनकी जो corresponding physical observation होती है उसे हम मेजर कर सकते हैं simultaneously definite values के साथ। ठीक है, second one is common आइन फंक्शन, दैट इज कॉमन ऑपरेटर्स शेयर द सेम सेट ऑफ आइन फंक्शन। मतलब जो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो एक सेम सेट ऑफ फंक्शंस शेयर करते हैं। दैट मीन अ सिंगल वेव कैन बी एन आइन फंक्शन ऑफ बोथ ऑपरेटर्स। मतलब एक जो सिंगल वेव फंक्शन होता है वो दोनों ऑपरेटर्स का आइन फंक्शन हो सकता है। थर्ड वन इज कंजर्वेशन लॉ। इफ एन ऑपरेटर कम्यूट विद द हैमिल्टन, अगर कोई ऑपरेटर्स जो होता है वो कम्यूट करता है विद द हैमिल्टोनियन, द एसोसिएटेड ऑब्जर्वेबल इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। उसकी जो एसोसिएटेड ऑब्जर्वेबल होती है वो कंसिडर की जाती है ड्यूरिंग द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, जिस टाइम वो सिस्टम चल रहा होता है उस टाइम। बेसिकली कम्यूटिंग ऑपरेटर्स दो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कम्यूट करते हैं। अगर उनका कम्यूटेटर जीरो होता है, सिग्निफिकेंस में साइमल्टेनियसली मेजरमेंट, कॉमन आइन फंक्शन और कंजर्वेशन लॉज होगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट, द एनर्जीज ऑफ 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स ऑफ हीलियम एटम आर नॉट इक्वल, वेयरएज फॉर हाइड्रोजन एटम दीज आर इक्वल। जो एनर्जीज होती हैं 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स की, जो हीलियम एटम की बात करें तो वो इक्वल नहीं होती हैं, जबकि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो इक्वल होती हैं। क्यों? पहले हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ही नहीं होगी। एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी ही नहीं। इसके कारण क्या होता है, इसकी जो एनर्जी लेवल है डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड होती हैं, नॉट ऑन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल। मतलब ये एन पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एन एल वाले दैट इज एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस नहीं होती है। जिससे कि एनर्जी की वैल्यू निकालें तो ये हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर ये आती है। ठीक है, देयरफॉर इसके कारण क्या हुआ, 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेट। यहाँ पे सेम एनर्जी होती है 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स की, और वो डीजेनरेट होती हैं। वहीं पे हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन पोजेस करेगा। हीलियम क्या होता है, हीलियम दो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गई। अब इसमें क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड एलिमेंट ब्रेक द प्योर कोलम पोटेंशियल एंड द एनर्जी नाउ डिपेंड ऑन बोथ एन एंड एल। यहाँ पे एन पे भी डिपेंड करेगी और एल पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन ने ब्रेक कर दी जो प्योर कोलम पोटेंशियल था वो। ठीक है, ऑर्बिटल्स विद द सेम एन बट डिफरेंट एल। इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास एन वैल्यू तो सेम होते हैं, उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो सेम होगी, लेकिन उनकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात होती है वो अलग होती है। जैसे कि 3s 3p 3d एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल्स ऑफ शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन और शील्डिंग की अलग अलग वैल्यूज एक्सपीरियंस करती हैं। इसके कारण क्या होता है, हीलियम एटम में 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज होती हैं डिफरेंट होती हैं, दैट आर दे आर नॉट डीजनरेट, वो डीजनरेट नहीं होती हैं। कंक्लूजन क्या मिला, हाइड्रोजन एटम में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी डिपेंड करेगी एन पे, सो ऑल ऑर्बिटल्स के पास सभी के सभी सेम शेल होंगे तो वो डीजनरेट हो जाएगी। जबकि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जैसे कि हीलियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी डिपेंड करती है ऑन बोथ एन एंड एल पे, सो ऑर्बिटल एनर्जी स्प्लिट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण इनकी जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ई।
confinement leads to quantization. Justify with a suitable example. कन्फाइनमेंट लीड करता है क्वांटाइजेशन को, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में कन्फाइनमेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिंग अ पार्टिकल टू अ फाइनाइट रीजन इन स्पेस। मतलब किसी भी पार्टिकल को रेस्ट्रिक्ट करना एक फाइनाइट रीजन में, मतलब बाउंड कर देना इसी रीजन में। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कोई लिमिट नहीं है, वो मतलब इनफाइनाइट तक जा रही। फाइनाइट मतलब एक विद इन द लिमिट, एक फाइनाइट रीजन इन स्पेस में रेस्ट्रिक्ट कर देना किसी पार्टिकल को, ठीक है। इसकी जो रेस्ट्रिक्शन होती है इम्पोज बाउंड्री कंडीशन ऑन द वेव फंक्शन। ये जो रेस्ट्रिक्शन होती है ये इम्पोज करती है बाउंड्री कंडीशन वेव फंक्शन की, जो कि अलाउ करेगी ओनली स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स को। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे पार्टिकल देखते हैं 1D बॉक्स में। कंसिडर करना है एक पार्टिकल जिसका मास m है, वो कन्फाइंड है एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में जिसकी लेंथ n है, जिसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वोल्स है, जिसकी वैल्यू x पे 0 है, x 0 टू x इज इक्वल टू l तक, ठीक है। यहाँ पे जो वेव फंक्शन होता है डेट मस्ट बी 0 एट ऑल बाउंड्रीज पे, वेव फंक्शन हमारा 0 होना चाहिए। अब इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू सोल्व करेंगे। विद दिस कंडीशन गिव अलाउडेड वेव फंक्शन एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। इसके पास कुछ अलाउडेड वेव फंक्शन होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगी, जिसमें एनर्जी की ये वैल्यू होगी n² h² बाय 8m l², ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि सिर्फ कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है ये जो दिया गया, कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ n अलाउडेड होती हैं, मीनिंग द एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी क्वांटाइज है। ये इसलिए होता है बिकॉज द पार्टिकल इज कन्फाइंड फोर्सिंग द वेव फंक्शन टू फिट इज विद इन द बॉक्स विद स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब ये क्या करेगा, पार्टिकल को कन्फाइन करेगा कि वो विद इन द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर ही वो फोर्स होता है, उस बॉक्स के अंदर विद इन द बॉक्स विद स्पेसिफिक वेवलेंथ फोर्स करेगा, जिसके कारण सिमिलर, ये क्या है उसके, ये जो चीज़ है ये सिमिलर होती है जैसे हमारी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो होती है वो प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक हार्मोनिक्स, उसी के टाइप का है ये भी, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट एफ। गिव द रैशनल for transformation the Schrodinger wave equation for relative motion of electron with respect to the nucleus in a hydrogen atom from Cartesian coordinates into spherical polar coordinates, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, हमें क्या करना है, हमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसमें रैशनलाइज फॉर मतलब हमें रैशनलाइज करना है जो ट्रांसफॉर्मिंग होता है चीज़ें होती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन की विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस इन द हाइड्रोजन एटम हमें विद रेस्पेक्ट टू ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है। स्पेरिकल फॉर, हाँ अब हम आंसर की बात करेंगे। रैशनलाइज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द श्रोडिंगर इक्वेशन from Cartesian to spherical polar coordinates for hydrogen atoms, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, the hydrogen atom consists of a nucleus and an electron interacting via a Coulomb potential। जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कंसिस्ट करेगा एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन जो कि इंटरेक्ट करेंगे कोलम्ब पोटेंशियल के वाया कोलम्ब पोटेंशियल, जिसमें कि v की जो वी आर की जो वैल्यू होती है -ke² बाय r होती है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है ये डिपेंड करती है ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो रेडियल डिस्टेंस होती है इसका पोटेंशियल उस पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है उसके पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ही हमने क्यों लिए, क्योंकि स्पेरिकल सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि स्पेरिकल सिमेट्री है उसकी वजह से हमने ये लिए। जो पोटेंशियल होता है v ये डिपेंड करता है ऑन द रेडियल कोऑर्डिनेट r पे। स्पेरिकल पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे हम r हो गया, थीटा हो गया, पाई हो गया, नेचुरल मैच करते हैं इस सिमेट्री से, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये सिंप्लीफाई करता है श्रोडिंगर इक्वेशन को। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे उसमें क्या था, द
लैप्शियन एंड द पोटेंशियल आर कॉम्प्लेक्स, एंड उन्हें सेपरेट कर, वो बहुत पोटेंशियल जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें सेपरेट करना बहुत हार्ड होता है। जबकि हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होते हैं कैन बी सेपरेटेड इनटू रेडियल एंड एंगुलर पार्ट, इसको हम वेव फंक्शन को रेडियल और एंगुलर पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस अलाउड द इक्वेशन टू बी स्प्लिट इनटू सिंपलर रेडियल एंड एंगुलर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। ये अलाउ करता है इक्वेशन को स्प्लिट होने में सिंपलर रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट्स में। और ये हाँ, ये हो गया। देन थर्ड पॉइंट क्या करेगा, ये एनहेंस करेगा एनालिटिकल सॉल्यूशंस को, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लीड टू सॉल्वेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रिजल्ट इन क्वांटाइज लेवल एंड वेल डिफाइंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या मिले से, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टू द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज अ नेचुरल चॉइस फॉर हाइड्रोजन एटम। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन करना एक नेचुरल चॉइस है हाइड्रोजन एटम की, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द मैथमेटिक्स एंड अलाइन विद द फिजिकल सिमेट्री ऑफ द कॉलम पोटेंशियल, ठीक है, जो कि एनेबल करेगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द वेव फंक्शन एंड द एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब देखो आप सोचते इतना बड़ा आंसर है, अगर 2 मार्क्स में सिर्फ पूछा है तो सिंपल आप ऊपर एक वी आर की इक्वेशन दे देना, और लाइक इसमें स्पेरिकल पेयर्स क्यों प्रोड्यूस किए हैं, ये इसका आंसर देने के लिए फर्स्ट में आप ये देखना स्पेरिकल सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, देन सिंप्लीफाई करता है श्रोडिंगर इक्वेशन को, और देन ये एनेबल करता है एनालिटिकल सॉल्यूशंस, इसीलिए स्पेरिकल पोटेंशियल कंसीडर कोऑर्डिनेट जो हैं वो प्रीफर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अ रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्रुप थ्योरी इज द रिप्रेजेंटेशन that can be broken down into simple irreducible representations via a similarity transformation। एक reducible representation ग्रुप थ्योरी में वो हो एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसे हम ब्रोक कर सकते हैं छोटे छोटे irreducible representations में via a similarity transformation के थ्रू, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इट इज़ अ वे, ये एक वे है टू एक्सप्रेस द सिमिलैरिटी ऑपरेशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल एज मैट्रिसेस, ठीक है। इफ दीज मैट्रिसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लॉक डायगोनल फॉर्म, अगर हम ये जो हमारी मैट्रिसेस होती है उसको ट्रांसफर करें ब्लॉक डायगोनल फॉर्म में, वेयर ईच ब्लॉक कोरस्पॉन्ड टू अ स्मॉलर मैट्रिक्स, जहाँ पे हर एक जो ब्लॉक होता है वो छोटा छोटा मैट्रिक्स जो होता है उसमें कोरस्पॉन्ड करता है, जिसका मतलब होता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम रिड्यूसेबल बोलते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन हेल्प एनालाइज मोलिकुलर वाइब्रेशंस हो गया, सेकंड हो गया सिमेट्रिक एडेप्टेड ऑर्बिटल्स हो गया, एंड ये क्या करता है सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को क्वांटम केमिस्ट्री में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 के 7 पार्ट सारे खत्म हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ए का फर्स्ट वन, अ सर्टेन वेदर fx is equal to e plus minus beta x is a well defined wave function in the limits minus infinity to x to infinity or not, give reasons। हमें ये जो इक्वेशन दी गई है एफ एक्स इज इक्वल टू ई प्लस माइनस बीटा एक्स, ये एक वेल डिफाइंड वेव फंक्शन विद इन द लिमिट ऑफ माइनस एक्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इन्फिनिटी है कि नहीं, इसके लिए रीजन देने हैं, ठीक है। दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर मोस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इसके पास दो अलग अलग वैल्यूज हैं मोस्ट फंक्शंस ऑफ एक्स के लिए। ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब हम सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन के लिए इसको नहीं निकाल रहे। ऑल्सो फॉर लार्ज नेगेटिव वैल्यू, इवन अगर हमारे पास लार्ज नेगेटिव वैल्यूज फंक्शन है एक्स के लिए, ये जो फंक्शन होता है ई माइनस बीटा एक्स ये डाइवर्ज करता है, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इट इज़ नॉट अ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसलिए ये एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। इज वेल डिफाइंड वेव फंक्शन और नोट में हमारा आंसर मिल गया, इट इज़ नोट अ वेल डिफाइंड वेव, नोट आंसर है, ठीक है, नहीं है। अब इसका ये देखो, ये हमने ग्राफ के थ्रू इसको दिखा दिया है। यहाँ पे देखो जो इसका y है वो ई माइनस बीटा एक्स से लेके y इज इक्वल टू ई बीटा एक्स तक आ रहा है।
ठीक है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, मतलब हम जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। सिंगल वैल्यूड का मतलब एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है। ऑल्सो जब हम इसको लास्ट नेगेटिव वैल्यू फंक्शन के लिए निकालते हैं x, तो ये जो फंक्शन है ना e माइनस बीटा एक्स, ये इस वैल्यू से डाइवर्ज कर जाता है, ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है, इसके लिए ये एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है। इसमें मैं जो आगे आगे अब देखो मोस्टली है ना, आगे अब न्यूमेरिकल्स ही बचे हैं, इतने थ्योरी वाला पोर्शन कम है। अब न्यूमेरिकल्स में देखो ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है इसको, मतलब मैं वो एक एक न्यूमेरिकल है ना लिख लिख के एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगी, जस्ट आपको मतलब पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एकदम सिंप्लीफाइड वे में। मतलब देखो आप जैसे देख के स्टेप बाय स्टेप खुद भी समझ जाओगे, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी और इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है वो बता के देन फाइनल आंसर, एंड देन आप अपने आराम से बैठ के एक बार ना इसको खुद से पहले सोल्व करना, देन आंसर वेरीफाई करना। ठीक है। शो दैट द हैमिल्टन ऑपरेटर्स गिव रियल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। शो करना है कि जो हैमिल्टन ऑपरेशंस होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस के रियल वैल्यूज देते हैं। लेट अस कंसिडर, हम एक ऑपरेटर कंसिडर करते हैं जिसे हम ए कैप से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, हम एक ऑपरेटर कंसिडर कर रहे हैं जिसे हमने ए कैप से डिनोट करा है, डैट ऑपरेटर ओवर एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्लेक्स एक्स। एक इसको हम लोग ये जो हमारा ऑपरेटर है ना ए कैप, ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है ओवर एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्लेक्स एक्स जिसकी वैल्यूड वेव फंक्शन डैट इज फाई एन से लेके यील्ड करेगा ये वैल्यू एज ए एन तक। देखिए जैसे कि हमें ये फर्स्ट इक्वेशन से दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कॉन्जुगेट करता है जिसके कारण हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फाई एन स्टार के साथ और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थर्ड और फोर्थ वैल्यूज मिल जाएगी। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को फाई एन के साथ तो हमें फिफ्थ वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करके सोल्व करने पे फाइनल आंसर जो हमारा निकलता है ए एन स्टार की वैल्यू हमारे ए एन के इक्वल आती है। इसका मतलब दिस कैन बी ट्रू इफ़ एंड ओनली एन ए एन इज़ रियल। ये सिर्फ तब ट्रू हो सकता है जब हमारी जो ए एन की वैल्यू हो रियल हो। देयरफॉर वी कैन से दैट द हैमिल्टन ऑपरेटर्स गिव रियल वैल्यूज़। हमारे जो हैमिल्टन ऑपरेटर है वो रियल वैल्यूज देती है क्योंकि यहाँ पे ए एन स्टार की वैल्यू ए एन के ही बराबर हमारी आई है। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। ए का फर्स्ट सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट। बी की फर्स्ट डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द consecutive energy levels of particle of m and mass m confined to one dimensional box of length l। डिफाइन करना है कि जो एक्सप्रेशन है अलग अलग फॉर द डिफरेंस इन द एनर्जीज, मतलब हमें डिराइव करना है कि कैसे जो अलग अलग डिफरेंस होता है इन द एनर्जीज ऑफ कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स किसी भी पार्टिकल m में, वो कन्फाइंड है वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l के साथ। ठीक है। देखिए फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके एल तक होगी, मतलब हम एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक सोल्व करेंगे तो इसमें जो अलाउडेड एनर्जी होगी लेवल्स वो होगी ई एन। देखो ई एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जिसमें कि इसकी वैल्यू 1 2 3 है। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या था ये एन स्क्वेयर है, एच स्क्वेयर है, एम एल स्क्वेयर है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो एल है एच है हमारा वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम है मास ऑफ पार्टिकल, एल है लेंथ ऑफ बॉक्स। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ बॉक्स एल से कंसिडर करने के लिए कन्फाइंड और मास एम इसके थ्रू हमें बताना है, जिसमें कि हम ई एन प्लस 1 लगाएंगे तो हमारे पास ये करके अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल। अब हम क्या करेंगे, हमारी डेल्टा ई टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमने जो ई एन प्लस 1 माइनस ई एन निकाला, देखो यहाँ से हमारा ई एन निकल गया, ये हमारा ई एन प्लस 1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ई एन प्लस 1 निकल गया। अब हम ई एन प्लस 1 में से ई माइनस कर देंगे जो ई एन वाली वैल्यू हमारी निकली थी उसको, जिसके कारण हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाता है, डेट इज़ 2n प्लस 1 एच स्क्वेयर बाय थीटा एम एल स्क्वेयर। ठीक है।
ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड में है, आप इसको एक बारी खुद से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, वरना मेरे को सारे स्टेप्स वापस लिखने पड़ेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द ग्राउंड स्टेट, कैलकुलेट करना है डिफरेंस क्या है एनर्जीज ऑफ ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में, जो कि कन्फाइंड है वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर लेंथ पे। अब यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए वही E2 माइनस E1 हमने किया, जो कि हमारी वैल्यू होगी h²/8 ml², दैट इज h² 2n+1/8 ml², ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हमारे पास डेल्टा ई की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आती है 3h²/8 ml², जहाँ पे h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, दैट इज h² की वैल्यू निकालेंगे, देन h²। इसके बाद हमारे पास l की लेंथ क्या दी है 1 नैनोमीटर दी है, दैट इज 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारे पास ये हमें मास दिया हुआ है। अब हम इक्वेशन 1, जो हमें ये इक्वेशन 1 मिली थी ये वाली, इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू हमारी फाइनल आ जाएगी ये, दैट इज़ ई इज इक्वल टू 1.807 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। जो आप फॉर्मूले में बता दे रही हूँ, फॉर्मूले में जस्ट ऊपर जो दिया वैल्यूज़ पुट करनी है, खुद सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके खुद से एक बार ट्राई करना पहले, इफ देन इसको सॉल्यूशन को रेफर करना, ठीक है। डिफाइन थर्ड, अब सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन पार्टिकल्स इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स मॉडल एंड फॉर्मुलेट SWE फॉर इट। हमें डिफाइन करना है कोई भी पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स मॉडल सिस्टम में और उसको फॉर्मुलेट करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके लिए। ये आंसर जो है ना ये बहुत ही लंबा गया हुआ है, ये 4-5 पेज का आंसर है। अब आप इसको देख के ये मत सोचना कि मेरे को पेपर में 4-5 पेज का करना है, मैंने यहाँ पे ना सिंप्लीफाइड करके एक स्टेप आपको लिख के दिखाया है। जब आप इसको समझ जाएंगे ना खुद सॉल्व करना, तो आप समझ सकते हैं कौन सा स्टेप स्किप करना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये स्टेप लिख के आंसर दे तो कोई फ़ायदा नहीं था, समझ में ही नहीं आता इसलिए, ठीक है। अ पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स रेफर्स टू द फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। एक पार्टिकल जो होता है 3 डायमेंशनल बॉक्स में वो रेफर करता है एक फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल का, वेयर अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू अ क्यूबॉइडल और अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद, यहाँ पे क्या है, एक जो है वो कन्फाइंड है इनसाइड एक अ क्यूबॉइड और अ रेक्टेंगुलर बॉक्स में विद परफेक्टली रिजिड एंड वॉल्स, जिसकी परफेक्टली रिजिड और इम्पेनिट्रेबल वॉल्स होती हैं उसके। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल टू 3 डायमेंशनल। ये क्या है बेसिकली, जो हमने 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट उसकी इनफाइनाइट पोटेंशियल 1 डायमेंशन में पढ़ा ना, उसकी हमें बेसिकली 3 डायमेंशन में उसको एक्सटेंशन है बेसिकली, ठीक है। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m Vx² प्लस हाफ m Vy² प्लस हाफ m Vz², ठीक है। जहाँ पे Vx, Vy और Vz जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के तीनों डायमेंशंस में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज देखो, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में हमने किया। देन इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जीज टी में पुट करेंगे तो हमारे पास टी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी ये, दैट इज टी कैप इज इक्वल टू -h²/2m ऊपर v², ठीक है। वेयर जहाँ पे ये v² की वैल्यू ये आएगी, ये है। अब ऑपरेटर फॉर द, अब यहाँ पे वेयर v² की वैल्यू दैट इज ऑपरेटर फॉर द पोटेंशियल एनर्जीज, यहाँ पे जो वी कैप है भी हमारा 0 है, दैट इज वी कैप 0 तो v 0 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एच कैप निकाल लेंगे, तो एच कैप हमारा टी कैप प्लस वी कैप आ गया। वी कैप हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, टी कैप की हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी -h ये वाली, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसके कारण हमारा ये आ जाएगा। अब हम ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या किया, इसमें 3D बॉक्स की बात करेंगे तो 3D बॉक्स में जहाँ पे मैं साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साई एक्स रोट साई एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे
तो हमारे पास ये आ गया। देन हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 8 में, जो हमने इक्वेशन 8 देखी थी उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन 9 मिल जाएगी। फर्दर सोल्व करने पे ये हमें एनर्जी हमारी वैल्यू मिल जाएगी ये हमारी ई आ गई। ई की जो वैल्यू है वो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड हो गई, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशंस में। अब फाइनल इससे ये इतना सोल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, देखिए इतना बड़ा था ये 3 का। ये आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ये पूरा स्टेप है। देखो जैसे इसमें काइनेटिक एक एक स्टेप में लिखा हुआ है, एक एक स्टेप में पूरा लिख रखा है। इतना लंबा लिखने की मतलब समझाने के लिए, वैसे एग्जाम में इतना लंबा लिखने की आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, देन बी पार्ट, यूज द अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है रोड्रिगो फॉर्मूला जो कि नीचे दिया गया है, दैट इज़ ये वाला फॉर्मूला हमें गिवन था क्वेश्चन में। इसको यूज़ करना है डिराइव करने के लिए एक्सप्रेशन को हर्माइट पोलिनोमियल्स, देखिए एच नोट एक्स से लेके h1x तक। ठीक है, जब हम इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे जो hn है, हमें ये वाली वैल्यू देखो हमें ये दिया हुआ है। अब हम इसको h नोट के लिए डिफाइन करेंगे तो हमें n की जगह जो है ये 0 लिखना है, n की जगह ये 0, n की जगह 0 लिखना है। सोल्व करेंगे तो हमारा जो h नोट की बहुत ईजी है। ठीक है, h नोट की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ऐसे ही जब हम इसको h1 के लिए सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, जहाँ पे 1 है हमें यहाँ पे 1 लिख देना है, जो n की जगह 1 लिख देना है इसको। देन आपको सोल्व करेंगे तो इसको आपकी वैल्यू 2x आ जाएगी। ठीक है, सिंपल था ये वाला। तो यूज द फॉलोइंग recursion relation along with the values of h naught x and h1x determined above the to get the expression for h3x। हमने जो ऊपर h नोट x और h1x की वैल्यू निकाली है उसको हमें यूज़ करना है और हमें h3x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो ये वाला वहाँ पे गिवन था, मतलब ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें पता है कि हमारी h नोट x 1 आया था, h1x हमारा 2x आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पे हमने इसको पुट करके सोल्व किया, हमारे पास किया गया। देन h3x हम निकालेंगे इसको सोल्व करके, तो h3x की वैल्यू हमारी 8x³ माइनस 12x ये आती है h3 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द वेव नंबर ऑफ द लाइट emitted when the electron in hydrogen atom make a transition from n4 energy level to n2 energy level। हमें डिटरमाइन करना है वेव नंबर, एनर्जी जो एमिट हुई जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का में एक ट्रांजिशन करता है n4 एनर्जी लेवल से n2 एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अब इसके लिए है ये फॉर्मूला है वी कैप जो होता है माइनस आर कैप एच इज दैट इज 1/n² इनिशियल माइनस 1/n² फाइनल। ठीक है, अब इसमें जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे को 4 दी गई है, फाइनल वैल्यू हमारे को 2 दी गई है। ठीक है, जो कि n² की वैल्यू होती है। अब हमारे को पता होता है आर एच क्या होता है, आर एच की वैल्यू हमारी ये होती है, ये हमें उसमें क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर के, 109667.581 सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया। अब यहाँ से जो हमें इसको सीधा इसमें पुट, ये देखो ये आर एच की वैल्यू हो गई, ये हमें एन की वैल्यू पता है, इनको इसमें पुट करेंगे तो हमें आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आंसर आएगा 20562.67143 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये ए का सेकंड देखते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर जे इन द रिजिड रोटर मॉडल, हाउ डज इट रिलेट टू द रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, हमें सिग्निफिकेंस देनी है रोटेशनल क्वांटम नंबर जे की
इन द रिजिड रोटर मॉडल में, ठीक है। ये कैसे रिलेट होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल से, वो बताना है। देखो, इन द रिजिड रोटर मॉडल यूज टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन ऑफ अ डाइएटमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो रिजिड रोटर मॉडल में क्या होता है, बेसिकली ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए रोटेशनल मोशन डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। द रोटेशनल क्वांटम नंबर j plays a certain role in defining the quantized rational एनर्जी लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे जो रोटेशनल क्वांटम नंबर j है, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है जो हमारा क्वांटाइज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इन द रिजिड रोटर मॉडल द रोटेशनल नंबर j क्वांटिफाई करेगा द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल को क्वांटिफाई करेगा एंड इट डायरेक्टली डिक्टेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेशनल स्टेट्स। ये क्या करता है, डायरेक्टली डिक्टेट करता है कि मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल स्टेट्स हैं उनमें एनर्जी लेवल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली रोटेशनल जो रोटर मॉडल है वो। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं अब। सिग्निफिकेंस ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर j, ठीक है। j क्या है, j क्वांटम नंबर है जो कि अराइज हुआ फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द रिजिड रोटर मॉडल। j एक क्वांटम नंबर है जो कि अराइज हुआ है फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से ये अराइज हुआ है किसी भी रिजिड रोटर मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे जो j है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द रोटेशन, ठीक है। अब j क्या डिटरमाइन करता है, j डिटरमाइन करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये दिया जाता है I, यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट j प्लस 1 एंड h, ठीक है। इसे दिया जाता है यहाँ पे j कैन टेक इंटीग्रल वैल्यूज। j जो है यहाँ पे ये 0 से 1, 0, 1, 2, 3 आगे आगे मतलब ये सब हो सकता है। हर एक जो वैल्यू है j की वो कोरस्पॉन्ड करती है एक स्पेसिफिक रोटेशनल एनर्जी लेवल को, ठीक है। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होती हैं रिजिड रोटर में। जो रिजिड रोटर मॉडल है ये प्रिडिक्ट करता है दैट द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो रिजिड रोटर मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, दे आर वो डिस्क्रीट होती हैं और प्रोपोर्शनल होती हैं टू j प्लस 1 के। ये डिस्क्रीट होंगी और प्रोपोर्शनल होंगी j प्लस 1 के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अ मॉलिक्यूल कैन ओनली ऑक्यूपाई स्पेसिफिक रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ j। की अलग अलग वैल्यूज के साथ जो एक मॉलिक्यूल होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रोटेशनल एनर्जी स्टेट ही ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब देखो रिजिड रोटर मॉडल में अप्रोक्सीमेशन जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो गिवन की जाती है इससे EJ इज इक्वल टू h स्क्वेयर बाई 2i j प्लस 1, जहाँ पे j 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट b की बात करें तो यहाँ पे जो EJ की वैल्यू होती है वो j प्लस 1 होती है। यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू आती है h8 पाई स्क्वेयर ai। h यहाँ पे क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। जो रोटेशनल एनर्जी होती है इंक्रीज करती है क्वाड्रिकली विद EJ इज इक्वल टू j प्लस 1 के साथ। जो स्पेसिंग होता है बिटवीन द एडजेसेंट लेवल इंक्रीज करती है लीनियरी j के साथ, जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है। अब जो लोवेस्ट रोटेशनल एनर्जी होती है वो कोरस्पॉन्ड करती है j इज इक्वल टू 0 के साथ। अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 ही मार्क्स का था। आप जितना ये फर्स्ट पेज पे इतना लिखेंगे तो ठीक है, ये सिर्फ जस्ट फॉर्मूले हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीज़ आ जाए तो उस पर आपको बस बता दिया कि एनर्जी लेवल ये होती है, इससे ये हो रहा है, जस्ट इसके लिए ये दिया है, ठीक है। इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था चीज़ें जो हैं ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में कराई गई हैं। आपको अगर 2 नंबर का है तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये 5 नंबर की तरह ही बताया गया है यहाँ पे आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट बी। पार्ट ए के 1, 2 हो गए, बी के देखते हैं। द ये 5 मार्क्स का है। द नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन फॉर अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये है जो नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए, वो है ये, जिसमें कैलकुलेट करना है हमें एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम की, ठीक है।
एवरेज वैल्यू बतानी है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वो 1s ऑर्बिटल में है हाइड्रोजन एटम की। अब हमें टू कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम यू यूज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ये यूज करा है हमने। इसमें क्या हुआ, नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल ये हो गई, जिसमें हमने फिर इसको कैलकुलेट किया है। तो आर हमारा यहाँ से ये क्या आएगा, आर कैप, इसकी वैल्यू हमारी बेसिकली इसको इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद हमारी ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू n+1 करेंगे। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन हमारे पास, ठीक है, ये जस्ट इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। इस वाले जो आपको ऊपर रेडियल वेव का दिया है, इसमें जस्ट इसकी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। देखो ये दिया है ना आपको, ये जो R1 है ऐसे, ये यही तो है, ये है। इसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पे A की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पे इसमें पुट करके करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर लेंगे पूरा, तो हमारे जो R की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/2 A0, 3/2 A0। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 3A वाला, 3D मॉडल श्रोडिंगर वाला। एक तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी था, 4-5 पेज का आ रहा था। एक ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली लेंदी हैं, मतलब इसको आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जितने मैंने स्टेप्स लिखे हैं उतने स्टेप्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको जैसे सोल्व करोगे आप आराम से बैठ कर स्टेप बाई स्टेप आप देख सकते हो, उसके लिए किया है। बाकी स्टेप स्किप हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। फॉर्मुलेट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ हीलियम एटम। हमें हीलियम एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। गिव द एस्टिमेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। हमें एस्टिमेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी देनी है हीलियम एटम की, डिटरमाइंड बाय इग्नोरिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एज एन अप्रोक्सीमेशन। जो कि मतलब हमें बेसिकली एस्टिमेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है हीलियम एटम की, जो कि डिटरमाइन की गई है। हम इसमें इग्नोर कर देते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को इग्नोर करने के बाद। ठीक है, अब देखो द टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी V जो होती है फॉर द एटम इज, हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, V इज इक्वल टू -2E² बाय R1 -2E² बाय R2 प्लस T² बाय R1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर एम्पलीट्यूड इक्वेशन इज, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर एम्पलीट्यूड इक्वेशन है, जिसमें कि H कैप जो फाई इज इक्वल टू E फाई के बराबर होता है। सिंस द न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू बी स्टेशनरी, हमें क्या बोला, न्यूक्लियस को हम ग्राउंड स्टेट में ना, तो हमें न्यूक्लियस को कैसे एज्यूम किया है, हमने स्टेशनरी एज्यूम किया है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली दो जो काइनेटिक एनर्जीज है उनका सम होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो नाउ जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑपरेट्स इन, इसमें ऑपरेट करेगी टी इससे। ठीक है, निकल गई। नेक्स्ट देन हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में। ये जो हमारी वैल्यू निकली है हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देन इसमें क्या है, जो ओवरऑल हैमिल्टन ऑपरेटर है फॉर रिलेटिव मोशन इन अ हीलियम एटम में इससे दिया गया है। अब हम H को इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बाय इग्नोरिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे अब हम इग्नोर करके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को। ठीक है, इसमें क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो डज नॉट रिपेल वन अनदर, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, विच मीन दैट वी इग्नोर द E² फाई टर्म हमने इग्नोर कर दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। देखो जब हमने ये जो वेव इक्वेशन निकाली थी, इसमें जो E² फाई वाली टर्म थी वो हमने इग्नोर कर दी, क्योंकि हमें यहाँ पे किसके निकालनी है, हमें क्या कहते हैं, इग्नोर करके निकालनी है ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को इग्नोर करके। इसलिए हमने ये वाली जो वैल्यू थी ये इग्नोर कर दी इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन R12 एंड देन कैलकुलेट किया हमने द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, श्रोडिंगर एम्पलीट्यूड इक्वेशन अब श्रोडिंगर एम्पलीट्यूड इक्वेशन उसको इग्नोर करके हमारी ये बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे E0 जो है वो E0 गिव्स द स्टेशनरी स्टेट एनर्जीज देता है ऑफ द हीलियम एटम की।
अंडर नो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंडीशन, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंडीशन नहीं है, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशन फॉर द हीलियम एटम इज फाई नोट है इसकी कोरस्पॉन्डिंग। अब हम लोग नॉन रिपल्शन हैमिल्टन ऑपरेटर लगाएंगे तो हमारी एच नोट की वैल्यू ये आ जाएगी। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये था, देन थर्ड इक्वेशन ये बनी, इसको हमने सोल्व किया बाय इक्वेटिंग वी नीड टू अंडरटेक द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल एसोसिएटेड द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए हमने क्या किया, एज्यूम किया दैट द टोटल हमारी वेव फंक्शन थी फाइव एस मे बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जो कि प्रोडक्ट थी टू फंक्शंस का, फाइव वन और फाइव टू का, ठीक है। these function depend only on the coordinates of the associated electrons। ये जो वेव हैं ये बेसिकली डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन इन पे, ठीक है। इसमें जो फाइव डैश की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन 4 आ गई। अब देखो, सिंस यहाँ पे क्या है, हैमिल्टन फाइनल ऑपरेट ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड वाई और वाई एक्स वन वाई वन और जेड वन में, तो यहाँ पे जो फाइव ऑपरेट करता है ओनली द कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x2 y2 और z2 लेके हमें ये कर लिया, ठीक है। जिससे हमारी इक्वेशन 5th आ गई। देन हमने डिवाइड किया इक्वेशन 5 को इसके साथ, देन इक्वेशन 5 हमारी ये बन गई। देन ये हमारी इक्वेशन 6 की ई नोट की वैल्यू ये आ गई। अब हमने इक्वेट किया 6 को एज रिटर्न एज ऐसे करके, देन हमारा क्या हुआ, E1 और E2 थे जो वो ई नोट के बराबर हो गए इक्वेशन 9 में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 7 हमारी ये वाली बन गई, देन इक्वेशन 8 ये बन गई। अब हमने इसमें पुट करेंगे, देन एज पर द इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग ये था, देन हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या होता है, सिंस ये जो थे ये नॉर्मलाइज किए थे, तो इसको इन्फिनिटी जब सोल्व करेंगे तो इसका 1 और इसका 1 हो गया यहाँ पे। देन देखो अब हमने क्या किया, अब हमने सोल्व किया है ई को हीलियम +1 एटम के लिए। देन इसको जब हमने, हमारा ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही ई नोट को जब हमने सोल्व किया, ई नोट मतलब E1 + E2 था, देन हमारा ई नोट आया -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आंसर हमारा ये आया है, ठीक है। अब देखो यार, इतने सारे ये हैं, इनको मैं एक एक को लिखवा तो नहीं सकती इतने सारे स्टेप्स को, तो जस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता दिया है बस। बाकी तो नहीं, ये सारा वही है, इंटीग्रेशन है, नथिंग एल्स, सिंपल है, इतना हार्ड कुछ नहीं है, देख लेना बस। फाइनल आंसर है आपका -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नाउ पार्ट बी, कंस्ट्रक्ट द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर CZY पॉइंट ग्रुप बाय टेकिंग अ सूटेबल मॉलिक्यूल एज एन एग्जाम्पल। हमें ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसे हम कैरेक्टर टेबल भी बोलते हैं, CZY पॉइंट ग्रुप के लिए देखनी है, कोई भी सूटेबल मॉलिक्यूल को एज एन एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे हम वाटर को एज एन एग्जाम्पल लेके स्टडी कर रहे हैं। वाटर के लिए जो C2Y पॉइंट होता है वो होता है C2V होता है, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करेंगे, ये बहुत ध्यान से देखना, कैरेक्टर टेबल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके पॉइंट्स वगैरह टेबल वगैरह देख लेना। एग्जाम्पल के तौर पे आप वाटर का ही दे सकते हैं अगर मतलब हार्ड लगे या समझ ना आए तो, बाकी कोई मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर टेबल क्या होती है। कैरेक्टर टेबल जो होती है वो बेसिकली कंटेन करती है 6 मेन एरियाज एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। कैरेक्टर टेबल 6 मेन एरियाज कंटेन करेगी और वो इंफॉर्मेशन देगी अबाउट द फॉलोइंग, जो ये पॉइंट्स हैं इनके बारे में। एक मिनट, हाँ। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द सिंबल ऑफ द पॉइंट ग्रुप विद द सिमेट्रिक एलिमेंट्स ग्रुप इनटू द क्लासेस। सबसे पहले ये क्या देती है, पॉइंट ग्रुप जो होते हैं उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ हमें C2V दिखाया गया है, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं इसके, यहाँ पे मतलब जो हमें E हो गया, C2 हो गया, सिग्मा V XZ और सिग्मा V ZYZ, ये जो दिया हुआ है ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं या फिर ये ऑपरेशनल एलिमेंट्स होंगे
जो कि ग्रुप्ड होंगे डिफरेंट क्लासेस में। देखो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप्ड है, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंबल ऑफ द पॉइंट ग्रुप विद द सिमेट्रिक एलिमेंट ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, क्लासेस में ये ग्रुप में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है बोलता है, इसका सेकंड पॉइंट बोलता है द नंबर ऑफ आई आर पॉसिबल फॉर अ पॉइंट ग्रुप, किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए कितने आई आर पॉसिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सारे जो डिजिट्स दी गई हैं ये सारे के सारे आई आर हैं, ये -1 1 1 1, ठीक है। ये सारे आई आर का मतलब होता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, जब कैरेक्टर्स फॉर ऑल आई आर, कैरेक्टर क्या है, ये सारे के सारे कैरेक्टर ही हैं, 1 -1 ये सारे कैरेक्टर ही होते हैं। जितने भी डिजीज लिखी गई है ना ये एक्चुअल में आई आर ही होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द सिमेट्री एंड फंडामेंटल बेसिस फॉर एवरी आई आर, मतलब जितने भी आई आर हैं उनकी सिमेट्री क्या है या उनका फंडामेंटल बेसिस क्या है। जैसे कि ये यहाँ पे देखो जेड हो गया, ये आर जेड हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ बोलता है द रेस्पेक्टिव कंबाइंड बेसिस फॉर द वेरियस आई आर, डिफरेंट डिफरेंट आई आर के लिए हमने क्या क्या कंबाइंड बेसिस यूज किए हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जेड ये सारे, ठीक है। अब यहाँ पे जो C2V पॉइंट है, यहाँ पे ये C2V पॉइंट कैरेक्टर टेबल में गिवन है, ये हम बेसिकली ये क्या करता है, कैरेक्टर टेबल जो है उसको 6 मेन एरियाज में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये वोटर का हम यहाँ पे क्या करें, C2V पॉइंट, वोटर को एक एग्जांपल के तौर पे C2V पॉइंट के लिए यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। जैसे कि ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया सेकंड है, ये एरिया थर्ड है, ये एरिया फोर्थ है, ये एरिया फिफ्थ है, ये एरिया सिक्स्थ है। अब ये जो एरियाज हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो एरिया 1 आपको दिया गया है, एरिया 1 यहाँ पे शॉनफ्लाई सिंबल्स दिखाता है, जैसे कि C2V दिखाया गया है H2O के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया 2 है, कहाँ एरा एरा ये जो एरिया 2 है ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी सिमेट्रिक ऑपरेशंस पॉसिबल है उनको एक साथ ग्रुप किया गया है एरिया 2 में। एरिया 3 में क्या करते हैं, एरिया 3 जो है ये हमें बेसिकली मुल्लिकन सिंबल्स कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं, उन सब के बारे में बताता है, मुल्लिकन सिंबल्स के बारे में बताएगा एरिया 3। एरिया 4 मुल्लिकन सिंबल अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो एरिया 4 होता है वो क्या करेगा, ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। ऐसे ही एरिया 5 क्या है, एरिया 5 फंडामेंटल बेसिस दिखाएगा, और एरिया 6 क्या करेगा, ये कंबाइंड बेसिस दिखाएगा। अब हम ये जो एरियाज हैं इसको डिटेल में देखते हैं, ये जो एरिया है ये क्या है बेसिकली। देखो ये जो हमने देखा था जो कैरेक्टर टेबल में एरियाज थे, एरिया 1 to 6, एरिया 1 क्या था, वहाँ पे यूज़ किया गया था शॉनफ्लाई सिंबल के लिए, ठीक है। वहीं पे जो एरिया 2 था वो एरिया क्या कर दिखा रहा था, जितने भी हमारे पास क्लास वाइज कंटेन करता है, क्लास वाइज सिमेट्री ऑपरेशन किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए, ठीक है। एरिया 3 हमें कंटेन करता है मुल्लिकन सिंबल्स। एरिया 4 क्या करता है, एरिया 4 हमें इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए कैरेक्टर लिखे हुए हैं एरिया 4 में, ठीक है। दिस एरिया कंटेन्स द कैरेक्टर ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशंस फॉर ईच आई आर, ठीक है। अब एरिया 5 जो है वो बेसिकली एरिया 5 हमें फंडामेंटल बेसिस दिखाता है। यहाँ पे देखो फंडामेंटल बेसिस दो तरह के हो गए, ट्रांसलेशन वेक्टर और रोटेशनल वेक्टर। अब देखो इसमें एक बार टेबल वापस आओ, यहाँ पे जो हमें कहाँ ए रहा, यहाँ पे देखो जो हमें कुछ लेटर्स आपको दिख रहे होंगे RZRY हैं, कुछ ये XY हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये R वाले हैं ना ये बेसिकली रोटेशनल वाले होते हैं, और जो ये XYZ जितने भी हैं ये क्या है, ये ट्रांसलेशन वाले के लिए हैं, ठीक है। जब हम XYZ को बेसिस के लिए यूज़ कर बेसिस के तौर पे देखेंगे। अब हमें ये अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था एरिया 6। एरिया 6 क्या दिखाता है, एरिया 6 आपको कंबाइंड बेसिस दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर्स दो एक्सिस बेसिकली इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें हम XY हो गया, XZ हो गया, ठीक है। एरिया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ XYZ विच फॉर्म्ड कंबाइंड बेसिस ऑफ सर्टन IR, सर्टन IR के लिए जो कि कंबाइंड बेसिस का काम करता है, ठीक है। ये सब दिखाता है इसमें। अब देखो अब हमने बोला था इसमें क्या था हमारा एरिया 3, एरिया 3 में मुल्लिकन सिंबल्स थे।
एरिया 3 जो है इसमें मुलिकन सिंबल्स यूज हो रहे थे ना। अब मुलिकन सिंबल्स को पहले पढ़ते हैं कि मुलिकन सिंबल्स क्या होते हैं। देखो मुलिकन सिंबल्स की बात करें तो जितने भी आपके यहाँ पे वन डायमेंशनल आईआर होते हैं ना, मतलब वन डायमेंशनल आईआर के लिए हम यूज करेंगे ए या फिर बी। H2O में ए बी का ही यूज है, ठीक है। जितने भी 2 डायमेंशनल होते हैं ई, उसके लिए 3 डायमेंशनल के लिए टी, 4 और 5 डायमेंशनल के लिए GH यूज होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। 1 to 3 तक ही आप देख लेना, मेनली 1 ही है, 1 डायमेंशनल की बात करी गई है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये टेबल थी आपकी, इसमें देखो ई में क्या लिखा था, ई में ये जो है ना 1 1 1 1, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेसिकली हैं, ये आपके 1 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1 डायमेंशनल आईआर जो होते हैं, 1 डायमेंशनल आईआर विच आर सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम लिखते हैं ए, ठीक है। जितने भी 1 डायमेंशनल आईआर सिमेट्रिकल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ए होंगे। जो असिमेट्रिक होंगे उनको हम बी लिखेंगे। और जो सिमेट्रिक कैरेक्टर होता है वो बेसिकली पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, असिमेट्रिक क्या होता है, नेगेटिव कैरेक्टर होता है। देखो इसको देखो, ये जो बेसिकली है ये बात कर रहा है यहाँ पे हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस C2 क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ ये पॉजिटिव दी गई है, पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे देखो ए है, ए के लिए पॉजिटिव दिया गया है, मतलब ये हमारे पास सिमेट्री हो गई। और जो बी है यहाँ पे देखो, बी के लिए नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये सारी की सारी असिमेट्रिक हो गई यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट, देखो अब आईआर्स विच आर सिमेट्रिक टू C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर गिवन सबस्क्रिप्ट 1। जितनी भी सिमेट्रिकल एक्सिस होती हैं C2 के लिए एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होंगी उनको हम सबस्क्रिप्ट 1 देंगे, जो एंटी सिमेट्रिक होंगी उनको हम सबस्क्रिप्ट 2 देंगे, ठीक है। अब देखो सबस्क्रिप्ट वगैरह 1 2 का क्या मतलब है, ये देखो ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये 1 2 यहाँ पे लिखे हैं ना, ए के नीचे 1, ए के नीचे 2, ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है। जो ये 1 है जिसके नीचे 1 लिखा गया है वो बेसिकली सिमेट्रिक है 1, और जिसके नीचे 2 लिखा गया है वो बेसिकली असिमेट्रिक है, ठीक है। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होती है ये एब्सेंट होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब ये जो हमने 1 2 की बात करी ये परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए नहीं की गई है, हमने सिग्मा वी के लिए बात की है, सिग्मा वी के लिए, क्योंकि हमारी जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस एब्सेंट होती है, जैसे कि हमारे वाटर का केस हो गया, यहाँ पे सिग्मा वी है तो वहाँ पे देखो जितने भी प्लस हैं वो आपको 1 से दिखाए गए हैं और नेगेटिव वाले जो होंगे वो 2 से दिखाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखो, C2 एक्सिस इज एब्सेंट इन वाटर देन द कैरेक्टर टेबल सिग्मा वी के अंदर आएगा, शुड बी चेक, तो हमें सिग्मा वी का चेक करना है, जैसे कि पॉजिटिव होगा तो 1 और नेगेटिव होगा तो 2, जैसे कि इसमें हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एब्सेंट है वाटर के केस में, ठीक है। अब ये वाटर के केस के लिए नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमने ये A1 लिखा ना, इसके यहाँ पे G भी लिखा होता है किसी किसी में, या यहाँ पे A1 ऐसे U भी लिखा होता है यहाँ पे। अब ये जो G होता है ये भी फर्दर सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये जो G अगर लिखा होगा तो वो सिमेट्रिक होगा और U लिखा होगा वो असिमेट्रिक होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो IR जो होते हैं यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे पता है क्या होता है आपको, जैसे कि अगर हम लोग सिग्मा H लिखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ना कहीं कभी I करके, I क्या होता है, I जो होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो हम उसके नीचे अंडर कैरेक्टर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ये हमने देख लिया A1 हो गया और AU हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे सिग्मा H की। सिग्मा H देखो अब हमारे पास A है, किसी किसी के नीचे ऊपर ऐसे 1 छोटा सा 1 होता है, मतलब ये जो एम एरो है ये अगर ये प्रेजेंट होता है हमारे पास तो ये सिमेट्रिक होता है, और अगर यहाँ पे किसी 2 होते हैं, 2 होंगे तो वो असिमेट्रिक होंगे। सिग्मा H की बात करें यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में ये दोनों केस नहीं होते हैं, जस्ट कोई और एग्जांपल पूछने तो उसके केस के लिए ये इसमें बताया गया है, ठीक है। ये आपको हो गए मॉलिक्यूल सिंबल्स।
ये हमने बता दिया कैरेक्टर टेबल में ये एरियाज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकन सिंबल्स क्या है, -1 -2, इन सब से आप क्या समझते हो, सब हो गया। अब आप देखो वोटर को एग्जांपल लेके हमने इसमें कैसे क्या चीज़ें मतलब कैसे क्या निकाला है, ठीक है। यहीं पे कहाँ पे बताऊँ, यहीं पे करते हैं, चलो। अब देखो जैसे हमने वोटर का केस ले लिया, ओ एच और एच, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करके देखेंगे कि उनका एक्सिस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सिस बोले तो हमारे पास ये हो गई x, ये हो गई y और ये हो गई z। अब इन एक्सिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सिस अपनी जगह पर रहती हैं, अगर एक्सिस अपनी जगह पर रहती हैं कोई रोटेशन शो नहीं करेंगी, रिवर्स वगैरह नहीं होंगी, तो ये पॉजिटिव रहेंगी। अगर यही एक्सिस रोटेट हो जाती हैं तो ये बेसिकली नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टी एक्स जो है ट्रांसलेशन एक्सिस के एक्स का एग्जाम्पल एक्स एक्सिस के बेसिस मानकर चलें तो मतलब उसमें क्या इफेक्ट होगा ट्रांजिशनल एक्सिस का, इसके बारे में हम सिमेट्रिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारी ई वर्ड लिखा है, ई जो है यहाँ पे क्या है, ई वाली जो एक्सिस है ये हमारे पास कहाँ गई, हाँ ये हमारे पास बेसिकली +1 ही रहती है, क्योंकि ई वाली जो एक्सिस है वो जब हम इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे ट्रांसलेशन एक्सिस पे तो वो कोई रोटेशन शो नहीं करेगी, रिवर्स भी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगी +1 होगी, ठीक है। अगर वो रिवर्स शो ना करे तो पॉजिटिव और अगर कर दे तो नेगेटिव, ठीक है। ये हमने बात कर ली ई की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा C2 था। C2 एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस अगर अलोंग द इमेजिनरी जो हमने इमेजिनरी, जैसे ये हमारे पास ये हमने इमेजिनरी ले ली लाइन एक, ठीक है। अगर हमने H2O के केस में ये बीच से हमने इमेजिनरी ये लाइन ली है, एक मिनट ये, ठीक है। अब देखो अगर इस इमेजिनरी अलोंग के लाइन हम एक्स एक्सिस निकालें तो वो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो C2 हमारा नेगेटिव आ जाता है। अगर हम सिग्मा एक्स वाई की यहाँ पे बात करें तो सिग्मा एक्स वाई क्या करता है, सिग्मा एक्स वाई की वजह से क्या हो जाता है, ये जो ये मान लो H1 है, ये H2 है, ये H1 H2 पे चला जाएगा और H2 H1 की जगह पे आ जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस जो है ये बीच वाली देखो ऑक्सीजन वाली ये फिक्स ही रही, तो ये फिक्स रहती है, तो यहाँ पे भी +1 आता है। अब हम बात करते हैं सिग्मा वाई जेड की। सिग्मा वाई जेड की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम मोलिकुलर प्लेन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन कट करते हुए चला जाएगा, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन को कट कर जाएगा, जिसके कारण तीनों के तीनों एटम्स कट हो जाएंगे और नीचे वाली एक्सिस ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली एक्सिस नीचे चली जाएगी, जिसके कारण एक्सिस में रोटेशन हो गई, तो इसलिए ये -1 आता है। अब आपको देखो EC2 सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई जेड में ये वैल्यूज जो मिली हैं +1 होगी, -1 +1 -1, ये देखो ये कहाँ पे मिल रही है, ये आपको देखो ये B1 में मिली है। B1 में क्यों मिली, क्योंकि देखो हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री के पढ़ा स्टडी किया है। अब हम रोटेशनल एक्सिस की बात करें ना, रोटेशनल एक्सिस के लिए जैसे हमने ट्रांसलेशन के लिए किया है वैसे अब रोटेशनल एक्सिस को कर्व्ड पर एक कर्व्ड एरो इमेजिन करो और कर्व्ड एरो इमेजिन करके उस एरो के अराउंड आपको सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करके देखने हैं, फिर वो उससे रोटेशनल एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आपको अगर हम H2O की बात करें तो देखो H2O में हम लोगों ने जब स्टडी किया तो हमारे पास ये मिली एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, ई है C2 ये P1 वन डायमेंशनल रिप्रेजेंट C2V मतलब H2O की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ये डायग्रामेटिकल व्यू है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखो इसमें यहाँ पे पूरा का पूरा एक बारी पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल को हमने एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिया था, जो वाटर मॉलिक्यूल है C2V पॉइंट से बिलोंग करता है, जिसके पास फॉलोइंग सिमेट्रिक ऑपरेशंस होती हैं। ये ऑपरेशंस इसके लिख दी, C2 सिग्मा V और सिग्मा V एक्स जेड और वाई जेड हो गए, ठीक है। अब इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम में एंड द 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन करती हैं, फॉर्म करती हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। ग्रुप थ्योरी को अगर हम इसमें अप्लाई करें तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं सिमेट्री ऑफ ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल को
एंड इट्स एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी, ai रिप्रेजेंटेशन, एंड इट कैन बी कंबाइंड हाइड्रोजन टू फॉर्म बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इसमें फॉर्म की। कंक्लूजन, ग्रुप थ्योरी एक पावरफुल टूल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूल्स की, और ये या फिर उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। हम लोग ग्रुप थ्योरी अप्लाई करके वी कैन गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग हो गया, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ये आपकी कैरेक्टर टेबल होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट ए, स्टेट एंड प्रूव वेरिएशन थ्योरम, how is it used to estimate the ground state energy of the system। स्टेट करना और प्रूव करना है वेरिएशन थ्योरम को, और ये कैसे यूज़ की जाती है एस्टिमेट करने के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी भी सिस्टम की, ठीक है। आंसर, एनी वेल बिहेव ट्रायल वेव फंक्शन may be expressed as the linear combination of an ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ रिगिन फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कोई भी वेल बिहेव ट्रायल वेव फंक्शन जो होती है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ रिगिन फंक्शन ऑफ द सिस्टम के लिए, ठीक है। जहाँ पे जो फाई टी होता है वो दिया जाता है हमारा ए नोट फाई नोट प्लस ए नोट फाई नोट प्लस ए टू फाई नोट से, ठीक है। जैसे कि वेयर जहाँ पे ये जो हमने ए नोट लिया है, ए वन लिया है, देखो ए नोट लिया है, ए वन लिया है, और ये जो ए टू लिया है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं ऑफ डिफरेंट वेव फंक्शंस, अलग अलग वेव फंक्शंस के ये कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रायल वेव फंक्शन की बात करें तो इसी में क्या करना है आपको, जैसे ऊपर फाई टी इज इक्वल टू ए नोट फाई नोट प्लस ए नोट ए वन फाई नोट प्लस ए टू फाई नोट था, वैसे ही यहाँ पे फाई स्टार टी क्या हो जाएगा, ए नोट स्टार फाई नोट स्टार प्लस ए वन स्टार फाई नोट स्टार, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनर्जी जब आएगी, एक्सपेक्टेड एनर्जी आएगी जब हम क्या करेंगे, ई में हमने क्या किया, इसको इक्वेट कर दिया। अब जो एक्सप्रेशन है डैट कैन बी एक्सपेंडेड एंड सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप को यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले, सिंस द वेव फंक्शन फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, दीज आर, मतलब क्योंकि जो वेव फंक्शंस हैं वो फॉर्म कर रही हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो यहाँ पे क्या है, these are individually normalized and mutually orthogonal, ये individually normalize होती हैं और mutually orthogonal होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ में, तो ये हमारी ज़ीरो आ गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फर्दर सिंस ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेट ऑफ ट्रू इगन फंक्शंस ऑफ द हेल्मिंटन, फर्दर क्या किया हमने, सिंस सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं सेट ऑफ ट्रू इगन फंक्शंस के ऑफ द हेल्मिंटन, वो हमने इससे दिया गया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट्स ऑफ एनर्जी टर्म्स की कोएफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे बी नोट है और बी वन है, बी टू है, ठीक है। अब तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब हमने क्या किया, नाउ ई क्या था, बी नोट ई नोट प्लस बी वन ई वन प्लस बी टू ई टू था, ठीक है। ये इस इम्प्लाई करता है डेट द एक्सपेक्टेशन एनर्जी इज नथिंग, एक्सपेक्टेशन एनर्जी जो होती है कुछ भी नहीं होती है बट द वेटेड एवरेज ऑफ द इगन वैल्यू एनर्जी, जो हमारी वेटेड एवरेज होती है वो बेसिकली इन वेटेड एवरेज होती है, सारी की सारी जो एनर्जी वैल्यू होती है ई नोट ई वन और ई टू इनकी, ऑफ डिफरेंट वेव फंक्शंस, अलग अलग वेव फंक्शंस की। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी है वो वुड बी मोर देन लोएस्ट एनर्जी टर्म इन द एक्सप्रेशन, जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी है वो बेसिकली डेट वुड बी मोर देन द लोएस्ट एनर्जी, जो लोएस्ट एनर्जी टर्म होगी एक्सप्रेशन में उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। हावेवर इफ
देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रीब्यूटर वेव फंक्शन, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रीब्यूटर वेव फंक्शन है, दैट इज ऑफ द लोएस्ट एनर्जी, जो वो भी लोएस्ट एनर्जी की है, देन जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी होती है दैट वुड बी इक्वल टू ई नोट, ये ई नोट के बराबर हो जाएगी, दैट इज ग्राउंड स्टेट आ जाएगी, जहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ई से ज़्यादा, ई वाला जो है वो ई नोट से ज़्यादा हो जाएगा, अगर हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर है वो सिर्फ एक ही वेव फंक्शन कंट्रीब्यूटर की है, ठीक है। दस इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द वेरिएशन थ्योरम एंड प्रूव द वेरिएशन थ्योरम, तो ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है वेरिएशन थ्योरम की, और ये प्रूव कर देती है वेरिएशन थ्योरम को, ठीक है। मैंने बोला ना वेरिएशन थ्योरम को प्रूव कीजिए ग्राउंड स्टेट लेवल एनर्जी में, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही हमारे पास कंट्रीब्यूटर वेव फंक्शन होगा जो कि लोएस्ट एनर्जी लेवल का है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड एनर्जी होगी वो इक्वल टू ई नोट हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमने एक्सप्रेशन एनर्जी नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली वेटेड एवरेज होता है जो हमने एनर्जीज लिए E1 E2 और ई नोट की, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन B1, state Born Oppenheimer approximation and outline its significance। आप बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सिएशन से क्या समझते हैं और इसकी आउटलाइन दीजिए और इसका सिग्निफिकेंस बताइए, ठीक है। बोर्न ओपनहाइमर जस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक इज़ अ मेथड टू सिंप्लीफाई क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर सिस्टम, जो हमारे क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन होते हैं मॉलिक्यूल सिस्टम्स को, उसको सिंप्लीफाई करने का काम करता है, ये बेसिकली एक approximation है, ठीक है। As per the approximation, इस approximation the nuclei are assumed to be fixed in space। हम इस approximation के थ्रू क्या करते हैं, न्यूक्लिया का assume करते हैं, न्यूक्लियाई जो है वो हमारा फिक्स्ड है स्पेस में, मतलब स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, while dealing with the motion of the electron in the molecule, जब हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डील करेंगे मॉलिक्यूल में। दिस इज जस्टिफाइड एज द न्यूक्लियर आर मच मोर मैसिव एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियाई क्या होता है, ज़्यादा मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली, जो मास होता है ना प्रोटॉन का, डेट इज अबाउट 1836 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। दे मूव रिलेटिवली मच मोर स्लोअर, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, मतलब मूव करते हैं, चलते नहीं है, मूव करते हैं। अदर वर्ड्स में बोले तो जो न्यूक्लियाई में बी कंसिडर्ड फिक्स इन स्पेस विद कांस्टेंट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाइल इवेल्युएटिंग द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोशंस इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। इनफैक्ट क्या हुआ था 1927 में बोर्न एंड ओपेनहाइमर शोड मैथमेटिकली डैट, इन्होंने मैथमेटिकली भी शो किया डैट इफ द न्यूक्लियाई आर हेल्ड एनर्जी फॉर एन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो न्यूक्लियाई है बेसिकली वो बेसिकली किसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की एनर्जी को कंपेयर करें तो ओनली अ वेरी स्मॉल एरर इज इंट्रोड्यूस, सिर्फ एक छोटा सा एरर इंट्रोड्यूस हुआ था इनटू द कैलकुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, अगर हम न्यूक्लियस को कंसिडर करें फिक्स इन स्पेस जिसमें कि कांस्टेंट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो 1927 में बोर्न एंड ओपेनहाइमर ने इसको मैथमेटिकली भी शो किया था कि अगर कोई भी न्यूक्लियाई जो है डेट इज हेल्ड एनर्जी फॉर एन, वो कोई भी न्यूक्लियाई जो है किसी भी गिवन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए एनर्जी है होल्ड कर रहेगा, तो सिर्फ उसका जो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ उसमें छोटा सा एरर आएगा, उसकी जो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही एरर आता है। इन सच अ केस, ऐसे केस में क्या होता है, we can write the total wave function as a product of two wave functions। हम total wave function को दो wave functions के product के रूप में लिख सकते हैं via the electronic wave function, ठीक है, और and the nuclear wave function, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है ये डिपेंड करती है ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दोज ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दैट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूक्लियाई के साथ भी, जबकि जो न्यूक्लियर वेव हमारी है वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यूक्लियाई पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है फाई इज इक्वल टू फाई इलेक्ट्रॉन फाई न्यूक्लियाई, ठीक है।
सिग्निफिकेंस की बात करें, जो सिग्निफिकेंस ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इज दैट इट अलाउ टू राइट द टोटल वेव फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द न्यूक्लियर वेव फंक्शन एंड द टू कैन बी डिटरमाइंड सेपरेटली। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सिंप्लीफाइज करता है मोलिकुलर श्रोडिंगर इक्वेशन। कैसे? बाय डीकपलिंग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये डीकपल कर देता है न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को। फिर सेकंड, ये इनेबल करेगा कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फॉर द केमिकल रिएक्शंस एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देन थर्ड, ये फाउंडेशन है फॉर क्वांटम केमिस्ट्री मेथड्स, जैसे कि हार्ट्री फोर्ड एंड डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी के लिए डीएफटी। ठीक है, and now moving on to next question, describe the process of the covalent bond formation according to valence bond theory। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एज एन एग्जांपल लेके। इसमें हमें वैलेंस बॉन्ड ट्रायल वेव फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें हमें क्या करना है, हमें वैलेंस बॉन्ड ट्रायल वेव फंक्शन देना है H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, देखते हैं अब मूविंग आंसर। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रीजन दैट होल्ड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स टुगेदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो रेफर करती है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेशन होना ऑफ हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन में, जो कि होल्ड करेगी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई को दो एटम्स के एक साथ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंथ होती है ऑफ द बॉन्ड डिपेंड ऑन द एक्सटेंड और द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की डिपेंड करती है एक्सटेंड या इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग पे। यहाँ पे वीबीटी क्या एक्सप्लेन करेगा, वीबीटी एक्सप्लेन करेगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज द ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम टू एटम्स। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज एन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द टू एटम्स दैट लीड्स टू द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन होगा वो पेयर हो जाएंगे। दिस ओवरलैप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये जो ओवरलैप है ये इंक्रीज कर देती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियाई में, दैट इज रिजल्टिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लोवरिंग ऑफ द एनर्जी, जिसके कारण बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और लोवरिंग ऑफ एनर्जी हो जाएगी। देखो, अब ये क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स का है। ठीक है, हमने प्रोसेस पूरी बता दी, उसमें आप इतना सही जो प्रोसेस है ये इतना बता सकते हैं। एंड इसके बाद आगे बताऊँ ना, तो इसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड ट्रायल वेव फंक्शन क्या है H2 मॉलिक्यूल्स का, ये देखो ये ना मतलब काफ़ी अच्छा मतलब मैंने बताया है, इसमें लंबा है मतलब ये थोड़ा, इसमें भी क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जहाँ श्रोडिंगर लग रहा है वो पूरा का पूरा लंबा ही होगा। लेकिन देखो आप लोग है ना इसको खुद से एक बार पढ़ लेना पूरे के पूरे को, अगर ये 5-6 मार्क्स में आ जाए ना तो उसके लिए जस्ट इसमें पूरी की पूरी इक्वेशंस बताई गई हैं सारी की सारी। ठीक है, हैमिल्टन और सब। अब देखो इसमें देखो जो हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, जो एनर्जी क्या होगी ट्रिपलेट स्टेट में H2 के, ये ट्रिपलेट स्टेट में एनर्जी, ये हमारी आंसर आता है। ठीक है, बेसिकली ये आपको अगर देखो यहाँ पे क्या है, J और K क्या है, कुलुम लो है, एक्सचेंज इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल्स हैं इन दीज एक्सप्रेशंस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक वेव फंक्शन की तरह जो एनर्जी होती है सिंगलेट स्टेट की वो क्या करती है, जो एनर्जी होती है सिंगलेट स्टेट की वो फर्स्ट ऑर्डर में हमें दिखाई गई है। फिर उसमें फर्स्ट ऑर्डर में क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हमने उसको चेंज किया है ट्रिपलेट स्टेट में, तो जो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी आएगी वो E आएगी। ठीक है, ये सारा का सारा मतलब अगर ये 3 मार्क्स में आए तो जस्ट ये लिख देना। और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड ट्रायल वेव फंक्शन पूछा है ना H2 मॉलिक्यूल का, जस्ट ये लास्ट वाला आंसर जो है ये लास्ट में बताएं, सिर्फ इतना लिख देना। उसके अलावा बाकी आप इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7, what are the basic requirements of the linear combination of the atomic orbital molecule LCAOMO approach। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब देखो ये कुछ भी नहीं है, ये है ना
सीधा का सीधा कुछ नहीं है, मतलब इतना इसमें क्या है, ये ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। LCMO अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेसिकली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए बेसिकली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल देगा। जैसे कि नीचे जो कॉम्बिनेशन होता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसके पास दैट शुड हैव सिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस, दैट शुड हैव कंपैरेटिबल एनर्जीज एंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बस इतना ही है। इसको आप खुद एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। सिमिलर सिमेट्री होना चाहिए बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इनके पास कंपैरेटिबल एनर्जी होनी चाहिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, बस ये है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो मोलिकुलर ऑर्बिटल इज गिवन बाय, नाउ कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एटॉमिक ऑर्बिटल इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल। हमें हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या प्रोपोर्शन होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल में, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो इसमें क्या है, प्रोपोर्शन हमने फाई ए की निकाली, ये दिया हुआ है ना, देन फाई बी की क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, जो हमें वैल्यूज़ दिए इनको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इससे प्रोपोर्शन आ गया। अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो दोनों, ये जो दोनों हमें वैल्यू निकाली थी इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया। परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए क्या करना है हमें, ये देखो ऊपर क्या दिया था हमें, ये वाली वैल्यू दी थी ना, ये हो गई। देन ये क्या है, हमें ये वाली वैल्यू निकली, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इसकी परसेंटेज ये आ गई, 5 आएगी 76.4। ऐसे ही हम 5B जब निकालेंगे तो 5B की परसेंटेज हमारी क्या आ जाएगी, सेम वैसा ही उसमें भी करना है, जो हमारी यहाँ वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया, ये आ गई 23.59, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट फर्स्ट, गिव एमओ एनर्जी लेवल फॉर HF मोलिक्यूल, ठीक है। हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है HF मोलिक्यूल के लिए। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है, डायरेक्टली आप ये बना सकते हैं, सिर्फ आंसर खत्म हो जाएगा, इससे थोड़ा बहुत लिख देना, बाकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है HF मोलिक्यूल के लिए, डेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल बना है ना HF मोलिक्यूल के लिए, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन की और फ्लोरीन को मिला के, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन द सिमेट्री एंड द एनर्जी कंपेटिबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे कौन कौन सी इन्वॉल्व है, यहाँ पे हाइड्रोजन की 1s इन्वॉल्व है और फ्लोरीन की 1s 2s और 2p, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया। हाउएवर यहाँ पे जो 1s ऑर्बिटल होती है ना फ्लोरीन की, वो इस बहुत ज़्यादा लो एनर्जी की होती है, इज़ टू लो इन एनर्जी टू इंटरेक्ट सिग्निफिकेंटली विद द हाइड्रोजन। मतलब ये इतनी कम होती है, बहुत कम एनर्जी इसके पास होती है टू इंटरेक्ट सिग्निफिकेंटली विद द हाइड्रोजन 1s के साथ, ठीक है। 1s फ्लोरीन की जो है वो लो एनर्जी होती है कि वो इंटरेक्ट, मतलब बहुत उसके पास बहुत कम एनर्जी होती है इंटरेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 1s के साथ। सो इट इज़ कंसिडर्ड अ कोर ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग एंड नॉट इन्वॉल्व इन मोलिकुलर फॉर्मेशन। सो हम जो 1s की जो ऑर्बिटल है फ्लोरीन की, मतलब वो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी की होती है, इसलिए हम लोग इसको मतलब कंसिडर नहीं कर रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन में, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, नॉट कंसिडर कोर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में। अब इसका हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। देखो अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं है कि अब आपको ये बताऊंगी कि फ्लोरीन का Z9 होता है, इसमें हम लोग पहले 1s2 भरते हैं, फिर हम 2s2 भरते हैं, देन 2p6 लाइक दैट। ये सब यहाँ पे इतना एक्सप्लेन, मतलब ये छोटे छोटे क्लास की बात है। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल खुद आप बना सकते हैं, पेयरिंग आ जाएगी। इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, देयर आर टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन एटम एंड 7 फ्लोन फ्लोरीन एटम। समझ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन एटम के और 7 फ्लोरीन एटम के। दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन बी शोन इन फिगर, ये इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं,
एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग वाले कुछ भी नहीं है। इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 HMO wave function for ब्यूटाडाइन आर गिवन बिलो। ठीक है, ये 4 HMO वेव फंक्शंस दिए गए हैं ब्यूटाडाइन के। अरेंज करना हमें दीज वेव फंक्शन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में अरेंज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इंटरप्रिटेशंस क्या क्या हैं। हम लोग पहले साई 1 का देखते हैं। साई 1 की बात करें तो यहाँ पे देखो साई 1 में क्या है, सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं दैट हैव सेम साइन, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स के पास सेम साइन है और दे ग्रेजुअली चेंज विद अ नोड इन द मिडल। ग्रेजुअली चेंज करते हैं जिसके मिडल में नोड होती है, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ नोड जो हैं वो 0 या 1 है। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोस्टली बॉन्डिंग और लोएस्ट एनर्जी में है। ठीक है, साई 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, साई 2 में 1 मोर नोड देन साई 1। साई 1 से एक ज़्यादा नोड है, इसका मतलब ये हुआ साई 1 से एक ज़्यादा मतलब स्लाइटली हायर एनर्जी है इसके पास। ठीक है, अगर हम साई 3 की बात करें, इसके पास क्या है, 2 नोड्स हैं, दैट इज एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। जिसके 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम साई 4 की बात करें, साई 4 में क्या है, 3 नोड हैं यहाँ पे, जिसमें मोस्ट जब सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग होगा साई 4, क्योंकि इसमें 3 नोड्स होगी ना और ये हायर एनर्जी है। ठीक है, अब देखो एनर्जीज हमें क्या करना था, मतलब एनर्जीज इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में बात करनी थी ना। सबसे फर्स्ट साई 1 क्या हुआ, साई 1 जो होता है ये, इसमें एंटी बॉन्डिंग में बहुत कम है, मोस्टली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है, तो इसमें एनर्जी लोअर होगी। एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, क्योंकि हम जब डायग्राम बनाते हैं ना एनर्जी डायग्राम, उसमें नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, बॉन्डिंग, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग, और वो एरो नीचे से ऊपर जाता है, ये पता है जब हम वो। तो इसमें क्या हुआ, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी लोअर एनर्जी होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की हाई होती है। तो साई 1 की जब हम यहाँ देख रहे हैं, साई 1 की बात करेंगे तो उसमें क्या है, सारे मोस्टली जो है बॉन्डिंग में है और लोअर एनर्जी में है, जिसमें कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स है ना सिर्फ 0 या फिर 1 हो हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट एनर्जी होगी। साई 2 में क्या हुआ, साई 2 में एक नोड ज़्यादा मिल रही है साई 1 के कंपैरेटिवली, तो ये साई 1 के कंपैरेटिवली साई 2 की एनर्जी उस साई 1 से ज़्यादा होगी। साई 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 नोड मिल रही हैं, तो ये बेसिकली साई 2 से ज़्यादा है। और साई 4 की बात करें तो 3 नोड मिल रही है, ये सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग है और इसमें हायर एनर्जी है। तो अब हम एनर्जी ऑर्डर देखें तो ये आएगा हमारे पास, जिसमें कि साई 4 की सबसे ज़्यादा, फिर साई 3 की उससे कम, साई 2 की उससे कम, और साई 1 की। जस्टिफिकेशन की बात करें तो देखो जो द एनर्जी ऑफ HMO वेव फंक्शन इज, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली आएगा, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ नोड्स। जो एनर्जी होती है HMO वेव फंक्शन की, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है नोड से। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नोड कितनी थी, 0 या 1 थी, यहाँ पे 1 मान लो, दैट इज़ मोर देन साई 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी। अब देखो हमने क्या बोला, साई 4 की सबसे ज़्यादा एनर्जी थी और यहाँ पे नोड कितनी आई, 3। तो जितनी ज़्यादा नोड, देखो जितनी कम नोड, फ्यूअर नोड, उतनी मोर बॉन्डिंग होगी और उतनी लोअर एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा नोड उतनी ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग होगी और उतनी ज़्यादा हायर एनर्जी होगी। जैसे मैंने बताया ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनकी एनर्जी हायर होती है, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है। तो सबसे कम वाली देखो, इसकी कितनी थी, इसकी थी 0 से 1। तो इसमें जो फ्यूअर नोड्स थी, फ्यूअर नोड्स मतलब ये साई 1 वाले की बात कर रहा है, ये ज़्यादा बॉन्डिंग थी, एंटी बॉन्डिंग कम थी, तो इसकी लोअर एनर्जी थी। और साई 4 की जब हम बात करें तो यहाँ पे 3 नोड्स हैं, ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग है और हायर एनर्जी है। ठीक है, ये आपका कोड कंप्लीट हो गया, ये वाला PYQ का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। 18 कोड का आपका 19 हो गया, 18 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब देखो यार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तब मैं मतलब और वो थोड़ा होगा। और आपको बाकी ये तो मैंने PYQ प्रोवाइड कराए हैं, थोड़ा सा चैनल ग्रो करवाओ आप, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो, जिसके कारण फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी। PYQ एक बार ख़त्म करवाने के बाद बिफोर एग्ज़ाम आपके PYQ सारे कोर्स के मैं कंप्लीट करवा दूँगी, उसके आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और
PYQ जो है मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ना सिर्फ इग्नू में ही, बाकी कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे PYQ तो मस्ट टू डू होता ही है। सबसे पहले आप PYQ ही करते हैं, क्योंकि उससे PYQ से एक तो आपको आइडिया मिलता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि इस वाले में क्या है, आपका कैरेक्टर टेबल से आया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं 2 क्वेश्चन, वैसे ही आपके लास्ट में ये हैमिल्टन ये सब जो जो यूज़ हुए हैं, मतलब इससे आइडिया लग गया आपको। ये अब ये कोड है, इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करेंगे अब यही में इसमें वैल्यूज़ चेंज करके दे देंगे, उससे उससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक बुक तो एक ही है, उतने में ही वो चीज़ें हो रही हैं सब कुछ, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो लिख देना, और अभी नेक्स्ट कौन सा कोड अपलोड करूँ वो बता देना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बीकर बडीज़।